हेलो स्टूडेंट्स। सीए फाउंडेशन के सिलेबस में आपके एक छोटा सा यूनिट है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। तो ये जो कंसेप्ट है ये क्या है और एक्चुअली ये किन के बीच में ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं वो ये चैप्टर में अपने को पहले समझना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम में ये चैप्टर जो है बहुत रेयरली एग्ज़ाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, बट क्योंकि अपने मॉड्यूल में है इंस्टीट्यूट के दिया हुआ तो अपने को इसको एक बार अच्छे से समझना है और अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो इसको आपको अच्छे से सॉल्व करना है। तो सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, ये जो टर्म है इससे समझ में आता है कि कोई सेलर किसी को माल अगर सेल कर रहा है तो अप्रूवल बेसिस पे सेल कर रहा है। मतलब सेलर बोल रहा है कि अगर आपको माल लेना है तो लो और अगर नहीं लेना है तो आप वापस कर देना। मतलब सेलर की जब पोजीशन मार्केट में बहुत वीक है तो ये वाली स्ट्रैटेजी सेलर जनरली यूज़ करता है। अगर मार्केट में अपने को कंपटीशन करना है, अपना सेल बढ़ाना है या नया प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करना है तो जनरली ये वाली स्ट्रैटेजी बिजनेसमैन यूज़ करता है, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। तो ये जो कंसेप्ट है इसको मैं समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल दूंगा। सपोज मिस्टर ए एक मैन्युफैक्चरर है। मतलब इसका काम है कि मैन्युफैक्चरिंग करना प्रोडक्ट्स का। तो ये क्या किया, मिस्टर ए ने क्या किया, एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट चालू किया। मतलब वो खुद का मोबाइल मार्केट में लाना चाह रहा है। तो उसने क्या किया, एक मोबाइल बनाया जो कि बेस्ट क्वालिटी का है और बहुत अच्छे फीचर्स है उसके अंदर और रेट भी एकदम रीजनेबल है। अब ए क्या कर रहा है, जो मैन्युफैक्चरर है वो गया बी के पास। बी कौन है, होलसेलर। ठीक है, मतलब बी क्या करता है, होलसेल में लोगों को, मतलब जो रिटेलर्स है उनको सेल करता है। मतलब कस्टमर अगर आता है और वो बोलता है कि मुझे एक पीस दो, तो मिस्टर बी जो है वहाँ पे वो सेल नहीं करेगा। मिस्टर बी का काम है होलसेल में मतलब होलसेल में सेल करना। तो वो एक साथ 50 मोबाइल, 25 मोबाइल, 100 मोबाइल ऐसे वो सेल करता है। ठीक है, तो बी जो है होलसेलर है। तो ए गया बी के पास और बी को बोला कि सर मैंने ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग किया है तो आप इसको सेल करिए। तो बी क्या बोल रहा है कि सर आप ये जो मोबाइल बनाए हैं आप इसको सेल करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन मेरे पास जो कस्टमर आते हैं वो ऑलरेडी माइंड सेट करके आते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए। मतलब वो उनको अपन कुछ भी नया बताएंगे तो वो नहीं लेंगे। ठीक है, मतलब वो बोल रहा है बी कि मुझे ये मोबाइल बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे पास जो कस्टमर आते हैं वो ऑलरेडी डिसाइड करके आते हैं कि उनको लेना क्या है। ठीक है, तो बी बोल रहा है कि आपका ये जो प्रोडक्ट है मेरे पास सेल नहीं होगा या तो मुश्किल है सेल होना। तो ऐसे केस में क्या होगा, जब ए बी को गुड्स दे नहीं सकेगा तो बी किसी और को सेल कैसे करेगा। बी भी तो सेल नहीं कर सकेगा ना। मतलब जो रिटेलर्स है उनको सेल करने के लिए बी को लेना पड़ेगा पहले। तो ए ने क्या बोला बी को कि सर एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए, मैं आपको ये मोबाइल सेल नहीं करूँगा, आपको मैं सेल नहीं करूँगा, आपके पास मैं एक 500 क्वांटिटी ऐसे ही आपके दुकान में रख दूंगा और 15 दिन के बाद आके आपको पूछूंगा कि इसमें से कितना बिका है कितना है। तो आप क्या करो, आपके पास ये 500 क्वांटिटी रहने दो और आपके पास जब कस्टमर्स आएंगे जो रिटेलर्स है, जब आपके पास आएंगे तो आप उनको इसके बारे में थोड़ा सा अगर इन्फॉर्मेशन देंगे तो हो सकता है कि ये रिटेलर्स आपसे वो मोबाइल डिमांड करे और आपसे माल लेके जाए। तो अब यहाँ पे बी बोला कि अब ए इतना फोर्स कर रहा है तो फिर अपन नहीं कैसा बोलेंगे, क्योंकि अपने को तो कोई लायबिलिटी नहीं है। बी को भी क्या लग रहा है कि अपने को दुकान में माल रखना है, नहीं बिका तो वापस कर देंगे, अपने कौन से पैसे लग रहे हैं। ठीक है, और ए ने क्या किया, बी के पास वो 500 क्वांटिटी दे दिया। अब बी क्या कर रहा है, उनके पास जो भी रिटेलर्स आते हैं जो 10 पीस मांगते हैं, 25 पीस मांगते हैं, 20 पीस मांगते हैं, मतलब मोबाइल लेके जाते हैं लेकिन 20-50 क्वांटिटी में, तो उनको उस मोबाइल के बारे में डिस्क्राइब किया और कुछ कस्टमर्स एग्री हो रहे हैं, कुछ कस्टमर्स रेडी नहीं है लेने के लिए। वो बोल रहे कि नहीं, हमारे को जो ऑलरेडी मार्केट में जिनका नाम है वही प्रोडक्ट हमको चाहिए, तो वो नहीं ले रहे। तो इस तरह से जब ट्रांजैक्शंस होते हैं, देखो ये जो है ना ये कस्टमर्स को बेचते हैं अल्टीमेटली।
तो ये जो गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस जो है ना, वो जनरली कस्टमर और रिटेलर के बीच में नहीं होता। जनरली वो होता है मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के बीच में, और होलसेलर और रिटेलर के बीच में, मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के बीच में, और होलसेलर और रिटेलर के बीच में, इनके बीच में ये ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो इसीलिए ये चैप्टर का नाम है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। मतलब अप्रूव करेंगे या तो रिटर्न करेगा, दोनों में से एक। अप्रूव कर लिया तो समझो काम हो गया, और रिटर्न कर दिया तो समझो कि उसको पसंद नहीं आया बोल के उसने वापस कर दिया। तो यहाँ पे पोजीशन सेलर के पास से बायर के पास जाएगा, लेकिन ओनरशिप नहीं जाएगी। ठीक है, ओनरशिप नहीं जाएगी, जस्ट पोजीशन जाएगा। तो सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। अब इसकी अकाउंटिंग करने के लिए सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस का अकाउंटिंग, अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं तो एक्चुअली देखे तो ये सेल नहीं है, तो इसकी एंट्री होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अपन ने सामने वाले को क्या बोला है कि आप ये माल रखिए, बिका तो बेचिए, नहीं बिका तो वापस कर देना। तो मुझे बोलो मैंने आज अगर 500 क्वांटिटी सामने वाले के पास रख के आ गया, तो मैं उसको सेल बोल के एंट्री पास करूंगा क्या? और अगर कर लिया तो गलत है, क्योंकि सामने वाले ने अगर 15 दिन के बाद बोल दिया मुझे नहीं चाहिए, तो फिर मैं क्या सेल्स रिटर्न की एंट्री पास करना चाहिए? तो एक्चुअली सेल्स की एंट्री पास करना ही गलत है, क्योंकि सेल हुआ ही नहीं ना। 15 दिन के बाद तुमको जब पता चलने वाला है कि सामने वाले ने लिया या नहीं लिया, तो 15 दिन के बाद एंट्री होनी चाहिए। तो फिर तब तक के लिए 15 दिन तक उसका रिकॉर्ड कैसे रखेंगे बुक्स के अंदर? अगर मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं ऐसा सेल और रिटर्न बेसिस पे माल दूंगा और बुक्स में एंट्री नहीं करूंगा, तो मेरे पास कैसे हिसाब रहेगा किस पर्सन को मैंने कितने गुड्स अप्रूवल बेसिस पे दिए है? ठीक है, तो यहाँ पे ये सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस को अकाउंटिंग करने के मॉड्यूल में 3 तरीके दिए वाले, 3 मेथड्स दिए वाले। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट व्हेन द बिजनेस सेंड्स गुड्स कैजुअली, व्हेन बिजनेस सेंड्स गुड्स फ्रीक्वेंटली, एंड व्हेन बिजनेस सेंड गुड्स न्यूमरसली। देखो इसका मीनिंग क्या है कि तुमको पहले ये डिसाइड करना है कि तुम्हारा बिजनेस सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे गुड्स बहुत ज़्यादा सेल करता है, मतलब ये जो तरीका है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, तो ऐसे ट्रांजैक्शन तुम्हारे बिजनेस में क्या है, बहुत रेयरली होते हैं, फ्रीक्वेंटली होते हैं, या न्यूमरसली होते हैं। सबसे पहले तुमको डिसाइड करना है कि तुम्हारा बिजनेस यहाँ पे कैजुअली में है, या फ्रीक्वेंटली में है, या न्यूमरसली में है। मतलब डेली तुम बहुत सारे ट्रांजैक्शंस सेल और रिटर्न बेसिस पे चलाते हो, और बहुत ट्रांजैक्शंस तुम्हारे होते हैं तो न्यूमरसली में आ जाएगा। थोड़े बहुत होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं तो फ्रीक्वेंटली, और बहुत रेयरली, मतलब बहुत रेयरली एक आधा ट्रांजैक्शन अपन सेल और रिटर्न बेसिस पे माल देते हैं, तो उस केस में कैजुअली में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने अकाउंटिंग के लिए तुमको उन्होंने पहले ये बोला है कि तुम्हारे बिजनेस में ये ट्रांजैक्शंस जो है सेल और रिटर्न ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, तो ये कौन से कैटेगरी में आते हैं, कैजुअली में आते हैं, फ्रीक्वेंटली में आते हैं, या न्यूमरसली में आते हैं? तो पहले आपको वो डिसाइड करना है। ठीक है, उसके बाद उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नीचे दी हुई है कि अगर तुम्हारे बिजनेस में कैजुअली ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं, मतलब बहुत रेयरली होते हैं, तो तुमको उसको क्या करना है, ऑर्डिनरी सेल ट्रीट कर लेना है, डायरेक्ट सेल की एंट्री पास कर दो। अगर फ्रीक्वेंटली होता है तो आपको क्या करना है, कुछ मेमोरेंडम बुक्स मेंटेन करने हैं, जैसा गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, गुड्स रिटर्न, गुड्स अप्रूव्ड, बैलेंस। तो इस तरह से एक कॉलमनर रजिस्टर्ड है, उसमें तुमको वो रजिस्टर में मेंटेन करना है। तो अकाउंटिंग तो देखेंगे, बट सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे आपके सामने रीड करूंगा। अंडर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, गुड्स सोल्ड टू द कस्टमर्स इज ट्रीटेड एज सेल। तो जनरली अपन जब कस्टमर को माल बेचते हैं तो अपन सेल ट्रीट कर लेते हैं। एंड इमीडिएटली व्हेन द गुड्स आर सोल्ड with a corresponding revenue from such sale being recognized in the profit and loss account, trading account और profit and loss account। और जैसे ही अपन किसी कस्टमर को माल सेल करते हैं तो उसको सेल बोल के एंट्री कर लेते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं उसको। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट साथ में पकड़ के चलो, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट को कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल के टर्म ही यूज करते हैं। However, when the businessman wants to increase his sales or introduce a new product in the market, देखो ये जो स्ट्रेटेजी है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, जनरली या तो मार्केट में तुमको कंपटीशन करना है किसी के साथ में, तुम्हारा सेल तुमको इंक्रीज करना है, या नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है, तो ये स्ट्रेटेजी यूज करते हैं बिजनेसमैन।
ठीक है, when the businessman wants to increase his sales or introduce a new product in the market, he usually faces hardship due to competition prevailing in the market. To counter it, goods are sometimes sent to the customer on sale or return basis. तो कंपटीशन को कम करने के लिए या कंपटीशन को अपन इजीली सामने वाले से कॉम्पीट करने के लिए अपन क्या करते हैं, ये स्ट्रैटेजी यूज करते हैं. Here goods sent on approval or return basis means goods are delivered to the customer with the option to retain or return. To retain or return, देखो वर्ड देखो, to retain मतलब या तो रख लेंगे वो या तो वापस कर देंगे. To retain or return them within a specified period. ठीक है, स्पेसिफाइड पीरियड भी जरूरी है. मतलब उसको आप क्लियरली बता दो कि भाई आपको 1 महीने का हम टाइम दे रहे, 15 दिन का टाइम दे रहे, 2 महीने का टाइम दे रहे, जो भी आपका मतलब आपको लगता है कि रीजनेबल टाइम है, वो टाइम आपको उसको सामने वाले को क्लियर करना है. जनरली दिस ट्रांजैक्शंस टेक्स प्लेस बिटवीन द मैन्युफैक्चरर और होलसेलर एंड अ रिटेलर. जनरली ये ट्रांजैक्शंस किस में होते हैं, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर, इनके बीच में होता है. ठीक है, और अभी प्रैक्टिकली अगर देखेंगे, इन करंट सिनारियो दिस प्रैक्टिस इज प्रिवेलेंट इन केस ऑफ ऑनलाइन सेल्स वेयर द बायर इज गिवन टाइम टू फ्यू डेज टू रिटर्न द गुड्स. जब अपन कोई ऑनलाइन चीज मंगाते हैं तो आपको स्पेसिफाइड टाइम दिया जाता है कि आपको अगर पसंद नहीं आया तो रिटर्न कर सकते हो आप. ठीक है, तो अभी प्रैक्टिकली ऑनलाइन सेल जो है उसमें भी आपको टाइम दिया जाता है रिटर्न करने के लिए, आपको अगर प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो. ठीक है, दिस प्रैक्टिस इज प्रिवेलेंट इन केस ऑफ ऑनलाइन सेल वेयर द बायर इज गिवन टाइम of few days to return the goods if the buyer believes that the specific goods are different from the same mentioned as on the website at the time of sale. There may be a certain terms and conditions to administrate the return of goods. Following are essentially the features of the sale of goods on approval or return basis. तो ये जो सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस है, इसके कुछ फीचर्स है. देर इज अ चेंज इन द पोजेशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. ठीक है, पोजेशन ऑफ द गुड्स जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जा रहा है. सेकेंड पॉइंट है, इट डज नॉट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द गुड्स. नॉट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द गुड्स. ठीक है, द ओनरशिप इज पास्ड ओनली व्हेन द बायर गिव्स हिज अप्रूवल. ओनरशिप तभी ट्रांसफर होंगी जब बायर अप्रूव करेगा. बायर बोलेगा कि मुझे गुड्स लेना है. और इफ द गुड्स आर नॉट रिटर्न विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड, या तो अपन ने उनको बोला था कि 15 दिन में आप इन्फॉर्म कर दीजिए और कम से कम 2 महीने हो गए, सामने वाले ने अपने को इन्फॉर्म ही नहीं किया, तो इसका मीनिंग है कि आप यहाँ पे उसको सेल ट्रीट कर सकते हो. ठीक है, बाय डिफॉल्ट अगर क्वेश्चन में मतलब अपन सामने वाले को जब 15 डेज का टाइम देते हैं और सामने वाला 15 डेज होने के बाद 1 महीने के बाद में भी रिप्लाई नहीं देता है, तो आपको क्या करना है, उसको सेल ट्रीट कर लेना है. द कस्टमर डज नॉट इंकर एनी लायबिलिटी व्हेन द गुड्स आर मियरली सेंट टू हिम. ठीक है, यहाँ पे जब गुड्स अप्रूवल बेसिस पे देते हैं तो सामने वाले पर्सन जिसको अपन ने गुड्स दिए हैं उसकी कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी. ठीक है, इन केस ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन समटाइम्स कस्टमर्स आर गिवन चॉइस टू पे द रिसीट ऑफ गुड्स एंड इन सम केसेस दे आर रिक्वायर्ड टू पे इन एडवांस एंड देन सेलर शिप द गुड्स टू द बायर. Even in case the buyer has paid in advance, it retains the right of refund if the goods are returned as per the terms and condition agreed between the seller and buyer. तो ये जो है ऑनलाइन का बता रहा है कि अगर कैश ऑन डिलीवरी बोल के अपने गुड्स मंगाए और कैश दे दिया और गुड्स डिलीवर कर लिया अपने पास, बट अपने को गुड्स का पैकेट ओपन करने के बाद पता चला कि अपने को जो रिक्वायर्ड क्वालिटी है या जिस तरह से वेबसाइट में बताया हुआ है उस तरह से वो गुड्स नहीं है, तो आप वापस कर सकते हो गुड्स और आपका अमाउंट आप रिफंड भी ले सकते हो. तो एज पर द डेफिनेशन गिवन इन सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 उसके हिसाब से डेफिनेशन क्या है, इन रेस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स द सेल विल टेक्स प्लेस ऑन द और द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासेस टू द बायर. मतलब सेल ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से ऐसे ट्रांजैक्शन में सेल कब ट्रीट करना चाहिए, उसके उन्होंने 3 कंडीशन दिए हैं. पहला कंडीशन, व्हेन ही सिग्निफाइज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस टू द सेलर. मतलब जब वो जो बायर है उसने सेलर को उसका इंटेंशन क्लियर कर दिया कि उसको वो गुड्स लेना है बोल के. व्हेन ही सिग्निफाइज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस टू द सेलर. व्हेन ही डज सम एक्ट एडॉप्टिंग द ट्रांजैक्शन, मतलब उसने बायर ने ऐसा कुछ काम किया जिससे सेलर बोल सकता है कि ये मैंने माल बेच दिया, मतलब ये मुझे वापस लेने की अब जरूरत नहीं है. जैसा
सेलर ने क्या बोला है कि बायर को बोला है कि सर आपने इसकी पैकिंग वगैरह ओपन नहीं करना है, ये जो मैं प्रोडक्ट आपको रख दे रहा हूँ अप्रूवल बेसिस पे, इसको आपको पैकिंग ओपन नहीं करना है। और वो बायर क्या किया, पूरी पैकिंग ओपन कर दिया, पैकिंग पूरा खोल दिया। तो अब सेलर जब माल वापस लेने गया तो सेलर देख रहा है कि पूरी पैकिंग ओपन कर दिया उसने। तो अब सेलर बोल रहा है कि सर आपको ये माल लेना पड़ेगा, हम वापस नहीं लेंगे। तो यहाँ पे ऐसा अगर कुछ काम किया बायर ने जो सेलर ने स्पेसिफिकली बोला था कि नहीं करना है, तो उस टाइम पे उसको अपन सेल ट्रीट कर सकते हैं, व्हेन ही डज सम एक्ट एडॉप्टिंग द ट्रांजैक्शन। और थर्ड पॉइंट है, if he does not signifies the approval or acceptance to the seller but retain the goods without giving notice of rejection on the expiry of specified time or on the expiry of reasonable time if no time has been fixed। तो ये पॉइंट भी अच्छा पॉइंट है। अपन ने उनको जब माल सेल और रिटर्न बेसिस पे दिया था तो उनको क्लियर बोला था कि आपको सर 15 दिन के अंदर आपको इन्फॉर्म करना है कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। अब 15 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए। उसके बाद मैं गया उनके पास और मैंने बोला कि सर पेमेंट दो। तो सामने वाला बोल रहा है कि सर आपने माल दिया था हमको सेल और रिटर्न बेसिस पे, तो हमारे पास माल नहीं बिका, आप लेके चले जाओ। तो यहाँ पे बायर की गलती क्या थी कि बायर ने 15 दिन के बाद सेलर को इन्फॉर्म नहीं किया कि मेरे को माल नहीं चाहिए, वापस लेके चले जाओ। तो इसके लिए एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट इसको अपन सेल ट्रीट कर सकते हैं। मतलब अगर ये केस कोर्ट में गया तो कोर्ट क्या बोलेगा कि सेलर को बोलेगा कि आपको पैसे कलेक्ट करने का पूरा राइट है, बायर को पैसे देना पड़ेगा, क्योंकि स्पेसिफाइड टाइम के अंदर बायर ने क्या किया, इन्फॉर्म नहीं किया। अगर टाइम डिसाइड नहीं रहा, समझो सेलर ने माल दिया लेकिन उसको टाइम नहीं बोला 15 दिन 1 महीना, तो वहां पे दिया है रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम डिपेंड अपॉन केस टू केस, ठीक है। तो वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि रीजनेबल टाइम क्या है और किसकी गलती है यहाँ पे और किसको पैसे देना चाहिए और क्या है सिचुएशन, क्या है उसके हिसाब से। तो ये पूरा था थेरी पार्ट जो अपने अकाउंटिंग के अंदर इतना कुछ हेल्पफुल नहीं था, बट ये कंसेप्ट समझने के लिए बहुत ज़रूरी था कि एक्चुअली ये कंसेप्ट है क्या, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। तो अब इसके अंदर अकाउंटिंग के 3 मेथड है, 3 मेथड इन्होंने अकाउंटिंग के दिए हैं कि आपको डिसाइड करना है कि आपका बिजनेस कौन से कैटेगरी में आता है, कैजुअली में आता है, फ्रीक्वेंटली में आता है या न्यूमरसली में आता है, ठीक है। कैजुअली मतलब बहुत रेयरली ऐसे ट्रांजैक्शन अपन करते हैं सेल और रिटर्न बेसिस पे। फ्रीक्वेंटली मतलब ट्रांजैक्शंस करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत ट्रांजैक्शंस होते हैं सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। और न्यूमरसली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस अपन सेल और रिटर्न बेसिस के बिजनेस में करते हैं। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट लेक्चर में तुमको ये तीनों मेथड के अंदर अकाउंटिंग किस तरह से करना है वो अपन यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले आप ये कंसेप्ट समझ जाओ, माइंड के अंदर अपने एक विजन कर लो कि ये सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस का मतलब क्या है, एक्चुअली मार्केट में ये लोग यूज़ करते हैं क्या ये स्ट्रैटेजी सेल करने के लिए। तो पहले ये समझना पड़ेगा, उसके बाद में आपको अकाउंटिंग समझ में आएगी।